दोस्तों, मैं हेमंत कृष्ण द संकेत लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज एक बार फिर मेरे साथ डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा जी मौजूद हैं। नमस्कार। जय भारत, जय संकेत। और संकेत ये है डॉक्टर साहब जी कि दूसरे चरण के मतदान के बाद जी अगले चरण के मतदान के लिए तीसरे मतदान के लिए जी एकदम गर्माहट हो गई। जहां इस दो चरण के मतदान में प्रधानमंत्री मोदी जी 400 के पार एकदम अड़े हुए थे, एकदम अपने मन की बात कह रहे थे कि 400 बात पार, ये इनके मन की बात थी जी। लेकिन दो चरण के बाद जिन्हें मालूम हो गया जनता के मन की बात क्या है, कि जनता के मन की बात क्या है, ये बात। और संकेत जब उन्हें ये हुआ कि 400 पार नहीं हो रहा है, 200 पार होना मुश्किल है, तो उन्होंने जो रूट चार्ट चुनाव का तय किया था जी, वो रूट चार्ट उन्होंने बदल दिया। इसी बीच मोहन भागवत का जब बयान आया कल आरक्षण को लेकर के हैदराबाद में, जिस पर हम लोग कल चर्चा कर चुके जी, तो अमित शाह भी एकदम खफा हो गए जी, और वो अपने जो उन्होंने बयान उनके आ रहे थे आरक्षण को लेकर के, उसको उन्होंने फेक बता दिया। कहा कि ये जो वीडियो है ये एकदम गलत है, ये एआई के माध्यम से तैयार कराया गया। 1995 के पांचजन्य में एक आर्टिकल छपा है जी, जो इसका तस्दीक करता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरक्षण में बदलाव चाहता है। 1995 के पांचजन्य आरएसएस का मुखपत्र है, उसमें छपा हुआ है। वाह। इसके अलावा इनके दो बीजेपी के सांसदों ने कहा था, यहाँ तक कि फैजाबाद के लल्लू सिंह ने भी कहा था कि अगर हम इस पोजीशन में आते हैं तो हम संविधान में संशोधन कर देंगे। नहीं, ये तो संशोधन की बात थी, लेकिन आरक्षण के आरक्षण की बात थी। आरक्षण के लिए कहा था कि आरक्षण, संघ ने भी कहा था कि आरक्षण की हम इसके लिए कमेटी एक बनाई जाएगी, समीक्षा खत्म करने की बात कर रही थी, लेकिन ये बात उन्होंने समीक्षा करने की बात कही थी। अब जब वो कमेटी इस बात को प्रस्ताव पारित कर देगी कि नहीं खत्म कर दिया जाए, तो बस ठीक है, खत्म हो गया। हम अपने मुंह से नहीं कहेंगे कि उस कमेटी से कहला देंगे। लेकिन इस पर एक नया मोड़ आ गया है जी। आरक्षण पे अमित शाह का जो बयान आया अभी, ये मेरा वीडियो नहीं था, फेक वीडियो है। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को सम्मन जारी कर दिया है जी। और संभवतः ये भी हो गया है कि इस जो वीडियो जारी हुआ, तमिलनाडु के ही 5 लोग पहचान लिए गए हैं, जिनको सम्मन जारी होगा उनको बुलाएंगे, पूछताछ करेंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये सब जो चल रहा था, तो अभी उन्होंने एक खास चैनल को प्रधानमंत्री जी ने इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू का 5 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के समय इंटरव्यू देना शुरू किया। इसका मतलब आप क्या निकालते हैं? नहीं, वो रूट मैं बता दिया, उन्होंने चेंज कर दिया है, तो वही जब वो शुरू करेंगे तो उन्होंने 2-3 बातें जो खास रूप से उन्होंने आगे कर दिया है। एक तो जो इंदिरा परिवार कह लीजिए, सोनिया परिवार कह लीजिए, राउत परिवार कह लीजिए, उनसे ताल्लुक रखने वाले अमेरिका में इस वक्त रहने वाले संत बोधा ने एक बयान जारी किया था, जो उन्होंने वहां की बात बताई थी, अमेरिका की बताई, वेल्थ टैक्स, विरासत टैक्स, बिल्कुल उस पर भी राजनीति गर्मा गई थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से संत बोधा के बयान को खारिज कर दिया, किसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब जो नया रूट चार्ट प्रधानमंत्री जी ने बनाया है चुनाव का, उसमें विरासत टैक्स को लेकर के जो वो बयान दे रहे हैं, उसमें उन्होंने कांग्रेस के ऊपर सीधे आरोप लगाया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वेल्थ टैक्स वसूलने के लिए घर घर
गरीब हो चाहे अमीर हो, छापा पड़ना शुरू हो जाएगा। ये भाव का माहौल कांग्रेस के खिलाफ तैयार हो रहा है, एक बात। दूसरी बात, अब वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आ गई तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो इन सब मुद्दों पे आपका क्या कहना है? देखिए, जहां तक मेरी जानकारी, कांग्रेस ने यहाँ 55 वर्षों शासन किया है। हाँ। और फुल फ्लैश्ड में रही है, यानी कि 543 में 500 सीटें उसके पास रही, लेकिन उसने कभी आरक्षण में बदलाव की प्रक्रिया पर ठीक है। कोई एक शब्द नहीं। जबकि भाजपा और संघ परिवार, इन दोनों का आरक्षण को लेकर बिल्कुल क्लियर एजेंडा है, उसमें परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो ऐसा कर सके। इसलिए इससे बचना है क्या कि प्रधानमंत्री जी न केवल बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी इस समय हताशा के वातावरण में जी रही, एक तरह से हताश जैसे हो गए। अब उनको हर रोज एक नया मुद्दा तलाशना होता है। पहला चुनाव, जो पहले फेज का चुनाव हुआ, भ्रष्टाचार। दूसरे फेज का चुनाव हुआ तो हिंदू मुस्लिम। नहीं, भ्रष्टाचार पे भी आज भी वो, अब जब तीसरा फेज आया है तो अब वो आरक्षण को लेके आ गए। ये पब्लिक है, ये सब समझ रहे हैं कि कौन हमारे पक्ष जानती है। सब जानती, कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी। इस बार 24 के लोकसभा चुनाव में मतदाता चुप्पी साधे हुए है, बोल नहीं रहा है, वो समय का इंतजार कर रहा है। मुखर हो रहा है, मुखर हो रहा है। अब मुखर हो नहीं, मुखर तो होगा ही ना, देख रहा है ना कि आपकी करनी और कथनी में क्या कितना फर्क है। यही नहीं, हमने 2 चैनल के पत्रकारों को बीजेपी की कमियां गिनाते हुए देखा है। अब आहिस्ता आहिस्ता आज तक में आप देखिए, बिल्कुल अभी तक जो पत्रकार उत्तर प्रदेश को कवर कर रहे थे, 80 में 80 कह रहे थे, उनकी भाषा शैली बदल गई है। भाषा शैली तो लगभग सबकी बदल गई है, सारे गोदी मीडिया की बदल गई। बिल्कुल, वो उनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उस रूप में नहीं कर पा रहे हैं, नहीं। जो पहले कर रहे थे। क्योंकि आप देखिए ना, अंजना उल कश्यप जहां जा रहे हैं अपने हेलीकॉप्टर, वहां उनको विरोध हो रहा है, झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल विरोध हो रहा है, जबरदस्त विरोध हो रहा है। इससे जो मतदाता है, जो जनता है, उसका रुख स्पष्ट दिखाई, वो समझ रहा है कि आप एजेंडा लेके आए हो स्पेशल, जी, इसलिए विरोध हो रहा है। पब्लिक की बात आप उठा नहीं रहे हो, आप तो किसी एक ही फेस को बार बार रिपीट कर रहे हो। अरे पत्रकार हो तो पब्लिक की बात उठाइए ना। अभी एक बात और बताऊं जी, जैसे ही ईवीएम पे फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का जी, उसको कल से लेकर आज तक कांग्रेस को कोस रहे हैं, कांग्रेस के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, लेकिन जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आया उसको नहीं, उस पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए है। पहला पत्थर वो मारे ना जिसने खुद को एक गुनाह न किया हो। जी जी, तो आप दूसरे को पत्थर मांग रहे हो, डायलॉग है ना, जिनके अपने घर शीशे के हो वो दूसरों पत्थर नहीं फेंका। बात जो भी आम जनता कर रही थी, लोगों को समझ में आ रहा था, चैनल पे डिबेट चल रहे थे कि मोदी द फर्स्ट, बीजेपी सेकेंड। तो क्या ये जो तय हो चुका था कि जो मोदी चाह रहे हैं वही हो रहा है, मोदी बड़े की भारतीय जनता पार्टी बड़ी, और जब उसमें मोहन भागवत जिनेशन के प्रमुख ने हस्तक्षेप किया कि ये गलत हो रहा है, तो हमको लगता है कि अब उस पर भी कुछ अंकुश है। बिल्कुल, अब धीरे धीरे ये निकल रहा है कि भाजपा बड़ी है, मोदी छोटे। क्योंकि भाजपा एक संस्था है और मोदी एक व्यक्ति है। व्यक्ति बड़ा हो ही नहीं सकता जब संस्था से। मोहन भागवत भी आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं कि हम आरक्षण नहीं खत्म करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी भी। इस पर आप सांसद संजय सिंह का भी बयान आ गया है और उन्होंने प्रधानमंत्री और मोहन भागवत को घेरा है। मोहन भागवत के बयान के दोनों झूठे हैं। मोहन भागवत के बयान को आप सुनिए, वो कहते क्या है कि संघ के ऊपर ये आरोप लगता है कि संघ बाहर समर्थन करता है कि हम आरक्षण के पक्ष में, लेकिन अंदर इस पे चर्चा करता है कि हम आरक्षण हटाएंगे। ये है पॉलिसी, अंदर कुछ बाहर कुछ, हाथी के दांत खाने के जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, झूठे हैं। हाँ वो सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। लेकिन अगर पब्लिक के बीच अगर ये बात कर रहे हैं, पब्लिक डोमेन में ये बात आ चुकी है जी कि संघ समर्थन करेगा आने वाले समय में, तो फिर कैसे पलट जाएंगे ये? अब पलटना इसलिए है कि वोट बैंक खिसक रहा है, इसलिए पलटना है। पलटेंगे नहीं तो वोट बैंक गया फिर हाथ से।
ना SC ST ना OBC, आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। और जो आपका अपर क्लास है वो तो अंदर अंदर नाराज है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने एक इंटरव्यू बड़ा लंबा दिया है उन्होंने एक विमान में, और जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि उड़ीसा में 11-12 सीट भारतीय जनता पार्टी की आएगी। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि राहुल गांधी को हिंदुस्तानी कल्चर के बारे में कोई बिल्कुल सही। ज्ञान नहीं है, वो पाकिस्तानी परस्त है, वो मुस्लिम परस्त है। दिल बहुत कुछ कहा उन्होंने। दिल के बहलाने को गालिब ख्याल बेहतर है। आप कुछ भी कहिए। नहीं, मेन मुद्दा मेरा ये कहना है कि क्या आप इसका समर्थन करते हैं कि मोदी जी ने दूसरे फेज के मतदान के बाद अपना चुनावी रोड मैप दे दिया है? 7 फेज में चुनाव होंगे, हर फेज में आपको बदला मिलेगा। इससे नहीं तो इससे, इससे नहीं तो इससे, इससे नहीं तो इससे, कोई सिक्का चलेगा हमारा। तो सिक्का हमको चलाना है। अब इस समय ये चल रहा है, आरक्षण आ गया। अभी जब नया कोई आएगा तो उस पर आ जाएंगे। चलिए साहब, अब एक हम उत्तर प्रदेश पे आते हैं जी। उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी ने अपना नामांकन दाखिल किया। जी। उनके साथ यहां पर अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मौजूद रहे तो वही आज, क्योंकि यहाँ पर्वतीय समेत काफी लोग रहते हैं ना। हाँ, यहाँ तो एक उनका पूरा संघ है पर्वतियों का। बिल्कुल। वो तो बड़े बड़े कार्यक्रम मनाते हैं। इसीलिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को बुलाया। इसका तो लाभ मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, मिला भी चाहिए, मिलेगा। भारतीय नहीं, देखिए, जहां तक मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की बात में नहीं करता हूँ, मैं राजनाथ सिंह जी की बात करता हूँ। राजनाथ सिंह जी का प्रभाव यहाँ पर है। बिल्कुल। और अभी तक उनके बराबर का कोई कैंडिडेट हमें नहीं दिखाई पड़ता। भाई 2014 में जीते हैं, 2019 में जीते, और ये तीसरा मौका है उनका। अच्छा, अच्छी बात देखिए जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ जी, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक अलग बात है, लेकिन इनका जो जन्म स्थान है वो उत्तराखंड है। बिल्कुल है। उत्तराखंड से ही धामी जी भी आ रहे हैं। जी जी। तो अगर ये दोनों उत्तराखंडी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में आज नामांकन में रहे, इसका मतलब कि जो हम समझते हैं कि लाख के अंदर वोट तो होगा ही उत्तराखंड का यहाँ पर। तो होगा नहीं, लाखों में, और एक तरफा होगा। बिल्कुल होगा भाई। जो मेयर है वो भी तो उत्तराखंड की। अच्छा, वो भी उत्तराखंड? बिल्कुल। तो मुझे तो ये लगता है कि यहाँ पर राजनाथ सिंह जी बहुत मजबूत पड़ेंगे। बिल्कुल। और ये सीट निकल भी जाएगी। बिल्कुल निकल जाएगी है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ मोहनलालगंज के कौशल किशोर जी ने भी आज पर्चा दाखिल किया। हमें तो उनका कोई बहुत टफ है उनके लिए। बहुत टफ है ना। जिस तरह आप राजनाथ सिंह के लिए कह सकते हो कि 13 फ्लाईओवर है उनके हिस्से में, और 11 पाइपलाइन में है भी। 11 पाइपलाइन। ये काम किया उन्होंने। लेकिन कौशल किशोर जी, ये राजनाथ सिंह जी ने अच्छा काम किया है, इस बात का मैं समर्थन। कौशल किशोर जी एक भी चीज नहीं बता सकते जो उन्होंने पूरे संसदीय क्षेत्र में अपना किया हो। कोई काम नहीं किया उन्होंने। अब भाजपा ने उनको क्या सोच के दिया है? उनकी पत्नी मलियाबाद में विधायक हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि जो लखनऊ जनपद में 2 सीट है जी, एक सीट राजनाथ सिंह की जी, हमको लगता है कि ये वो टफ सीट नहीं। बिल्कुल नहीं। यद्यपि रविदास मेहरोत्रा नहीं, वो परिचय के मोहताज नहीं। नहीं, जमीनें देता है। उनसे ज्यादा कोई जेल नहीं गया, उनसे ज्यादा जेल नहीं किया है, उनसे ज्यादा किसी संघर्ष नहीं किया है, लेकिन हमें फिर भी लगता है कि राजनाथ सिंह यहाँ मजबूत बिल्कुल पड़ेंगे। सीट क्लियर है। अब मोहनलालगंज से आते हैं। मोहनलालगंज काफी टफ है जी। वहां के, यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री RK चौधरी जी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से लड़ रहे हैं। बहुत टफ फाइट। नहीं तो चौधरी जी जब यहाँ मंत्री थे जी बसपा से जी, तो शाम होते ही वो मोहनलालगंज चले जाते थे। बिल्कुल। किसी न किसी गांव में रात बिताते थे, तो उनका कर्मस्थली तो मोहनलालगंज क्षेत्र है पहले से। और वो परिचय के मोहताज नहीं है, और इनसे कमजोर नेता नहीं, इनसे बड़े नेता में गिनती है। आज अभी तक मेरा मोहनलालगंज और संसदीय क्षेत्र में अच्छा संपर्क है। कहीं इनकी जो है कौशल किशोर जी की कोई बड़ी सभा अब तक नहीं हुई। इन फ्यूचर में ये के बड़े नेता आएंगे तो होगी वो अलग बात।
नहीं, ये चौधरी साहब तो बराबर वहां और बने चौधरी रहे, साहब लगातार गांव-गांव घूम रहे हैं, बने रहे। आज भी घूम रहे हैं वो। हम्म। वहाँ के मोहल्लान के जो पूर्व विधायक है समाजवादी पार्टी के पुष्कर जी, वो और ये लोग मिलके लगातार घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम हो रहा है। तो अब हम थोड़ा सा इसी उत्तर प्रदेश में जी, एक अब आप बड़ा चेहरा, अब आप देख लीजिए ना, जो राजनाथ सिंह की जो रैली निकल रही है, हाँ, रैली देखिए। अच्छा, अब एक बात और देखिए, एक जो राष्ट्रीय स्तर पर जी। जो सीट है जी, अमेठी और रायबरेली, जी। आज रायबरेली से भी स्मृति ईरानी ने अपना पर्चा दाखिल अमेठी किया, अमेठी और से। अमेठी से दाखिल किया, और वहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद रहे उसके नामांकन में। हाँ, आज इसमें ईरानी का रोड शो भी हुआ है, जबरदस्त रहा, जबरदस्त। हाँ, लेकिन वहाँ झगड़ा भी हो गया है, ये देख लीजिए। हाँ, झटका भी हुआ, झटका भी हुआ। अच्छा, वो जो हो गया है वहाँ, कांग्रेस और भाजपा के लोगों में आपस में झगड़ा हुआ, पुलिस ने बीच बचाव किया है। मैं तो ऐसा लगता है क्या चुनाव के समय बड़ा वह संवेदनशील हो जाएगा पूरा? अभी जैसे आपने कहा कि राजनाथ सिंह निकल रहे हैं, उस तरह मैं कह सकता हूँ स्मृति ईरानी निकल नहीं रही। बहुत टफ फाइट है, लड़ाई होगी। मैं एक बात ये भी बता दूं, अभी अंतिम समय तक ये कंफर्म नहीं होगा कि रायबरेली और अमेठी से कौन लड़ेगा। सुनने में तो मुझे यहां तक आ रहा है, आप कुछ सूत्र कह सकते हैं कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे साहब लड़ सकते हैं वहां से चुनाव। खड़गे जी अगर चुनाव लड़ते हैं तो न केवल रायबरेली अमेठी बल्कि उत्तर प्रदेश में जो सीटें बची हुई हैं उसमें जबरदस्त बदलाव आ जाएगा। ये हमको तो लगता है कि कमजोर हो जाएगा। नहीं, हाँ, ऐसा नहीं। नहीं, जैसे वो कार्य क्षेत्र सवाल परिवार का तो है, हाँ है, ठीक है। लेकिन जब स्मृति ईरानी वहां पर, खड़गे जी की छवि एक दलित नेता की है, जो दलित आज जाटों को छोड़कर जो मायावती जी के साथ है, बाकी दलित भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहता है इस नाते कि उनको वो खाद्यान्न मुफ्त मिल रहा है। ये वो जिस दिन खड़गे जी आ जाएंगे उत्तर प्रदेश में, दलित के नाम पर जो वोट बसपा को जा रहा है वो वापस हो जाएगा, इसलिए कि बसपा फाइट में रहेंगे, जो है वो आ जाए। दलित वोट कोई छोटा मोटा है यहाँ, मायावती कमजोर हो जाएंगे, मायावती कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि बसपा का जो वोट बैंक है या दलित वोट बैंक है वो सोच रहा है कि मायावती जीत नहीं रही। जी, सस्पेंस बरकरार है जी, अमेठी को लेकर, रायबरेली को लेकर, बिल्कुल। और अभी वहां कोई निर्णय होने नहीं जा रहा है, और उस जो भी परसों मीटिंग हुई थी उसमें भी कुछ कंफर्म नहीं हुआ। नहीं, आज भी कर रहा, आपको चैनलों पे ये चला कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, और इस पर अभी चैनलों में चुप्पी है कि रायबरेली कौन लड़ेगा। हो सकता है रायबरेली थी ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राहुल जी वहां भाई वो दोनों सीटें गांधी परिवार की रही है, परंपरागत सीटें मानी गई हैं, बहुत उनका, वो लोग एक परिवार का अंग मानते हैं। तो ऐसा नहीं मानते आप कि उत्तर प्रदेश में अगर अमेठी से राहुल गांधी लड़ जाए, ये भी आ रही है कि राहुल गांधी रायबरेली से लड़ेंगे, तो हमको लगता है चाहे जहां दोनों लड़ जाए, अगर दोनों ये लड़ जाए तो सीटें तो ये दोनों निकाल देंगे, दोनों सीटें निकाल। बिल्कुल बिल्कुल। रायबरेली में भाजपा भी चुप साधे बैठी है। मनोज, एक मजे की बात यह है जी, कि आज जैसे ही स्मृति ईरानी जी ने पर्चा दाखिल किया, एक्स पर ट्वीट होने लगा। जी, 2014 में जब इन्होंने पर्चा दाखिल किया था तो इन्होंने अपनी शिक्षा स्नातक बताई थी, हाँ बताई थी, कोटा पद में। जी, और जब 2019 में तो वो इंटर पास थी। तभी तो बड़ा वो चर्चा हो रहा है कि आज, तभी तो मानव संसाधन विकास मंत्री थी। इसकी शिक्षा इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन सिंपल से हो, मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स, ये शिक्षा का भी सब। तो मतलब ये है कि स्थिति बहुत नाजुक है, नाजुक है। बिल्कुल। अभी आप तो अमेठी गए भी थे कल, हाँ जी, तो उस पर आपने कुछ नहीं बताया आज। हाँ, उस पर जिन भी लोगों से हमने बात की, पूरी मेरे पास लिस्ट है, किन किन, मैं जामो भी गया, गौरीगंज भी गया, अन्य कई बाजारों में गया, तो वहां लोगों का कहना था कि मजबूरी में, क्योंकि राहुल गांधी से यहाँ से चले गए थे, इसलिए मजबूरी में हमने इस कैंडिडेट को यानी कि स्मृति ईरानी को वोट दिया जो नाक मक्खी नहीं बैठने देती। वो
बहुत हाई प्रोफाइल उसमें रहती है, आम आदमी उनसे बात नहीं कर सकता। तो उनका कहना था हमने मजबूरी मोड़ दिया, जो कि राहुल गांधी यहाँ से चले गए। अब अगर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति यहाँ आ गया तो लड़ाई बहुत जबरदस्त होगी और स्मृति ईरानी उसमें गच्चा खा भी सकती है। वही स्मृति ईरानी ने भाई 10 साल बाद सांसद रही, उन्होंने तो अपने को निवासी वहां से घोषित कर दिया, वहां उन्होंने मकान भी बनवा दिया है और आलीशान मकान बनवाया है के लिए, जो कोई कमी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि जाना पड़ेगा उनको? नहीं, लड़ाई हो जाएगी जबरदस्त, इतना आसान नहीं कि स्मृति ईरानी जीत ही जाएंगे। हमें देवता बहुत कमजोर पड़ेंगे। अरे बहुत जबरदस्त लड़ाई होगी भाई। पिछली बार भी आप देखिए ना, 50,000 से राहुल गांधी आ रहे थे ना। जी 50,000 कोई बहुत बड़ी 50,000 मत जो है कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, हार जीत में लोकसभा में कोई कुछ नहीं माने नहीं रखता कोई। तो इसलिए वो बिल्कुल इस में नहीं है कि सीट जीत ही लेंगी। अब कौन कैंडिडेट आ रहा है, राहुल आ रहे हैं, प्रियंका आ रही, कौन आ रहा है, ये तो समय बताएगा, उसके आधार पर निर्णय होगा। आखिरी तारीख जो ये है 5वें चरण की, हाँ 2 या 3 तारीख, बस तब तक आ जाएगा नाम। और तो आखिरी वक्त में ही नाम वहां क्लियर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कि जो भी पत्ते हैं तो के स्मृति ईरानी एक बात कल वहाँ रायबरेली में कुछ लोगों ने बताया, जो उनका ऑफिस है कांग्रेस का, वहाँ दिल्ली की 2-3 गाड़ियां आ चुकी हैं। जो राहुल के समय चल रही थी वो गाड़ियां वहां आ चुकी है, दिल्ली के नंबर की गाड़ियां हैं। उसपे कौन आया ये कोई बोलने को तैयार नहीं, लेकिन 2 गाड़ियां वहां आ चुकी। अब वो कहेंगे, दूसरा सारा कार्यालय रंग-रोगन हो रहा है, रायबरेली का भी और अमेठी का भी। नहीं लड़ेगा तो कोई कोई बड़ा कांग्रेसी ही, अब वो राहुल हो सकते हैं, खड़गे हो सकते हैं, प्रियंका हो सकती है, प्रियंका जी हो सकती है। लड़ेगा तो कोई ना कोई बहुत बड़ा नेता या उनके परिवार से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। डॉक्टर साहब एक अंत में और बात आपसे, जी जी सूरत में जी बिना चुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी का सांसद हो गया, यानी पहला सांसद। तो उसी पे तो सुप्रीम कोर्ट में गया है मामला। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में गया है मामला, और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है चुनाव आयोग को जी कि भाई वहां पर एक का पर्चा दाखिल हो गया, बाकी ने वापस ले लिया। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है चुनाव का? वहां चुनाव लड़ने वाला कोई नहीं है तो चुनाव को नोटिस दे दिया। लेकिन अभी वहां का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था। इंदौर में कांति बम जी फूट गया है, ठीक, और वहां का जो कांग्रेस का प्रत्याशी है अक्षय कांति ने अपना पर्चा वापस ले लिया। उसने कहा कि हमको पार्टी से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, हमारे पास पैसा नहीं है, मैं कहां से खर्च करूं। और यही नहीं, उसने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण कर ली। अब उधर से पैसा मिल गया, कांग्रेस पास से नहीं मिलना था। देखिए इस तरह आप इसकी गंभीरता को सोचिए, अगर यही होने तो चुनाव कराने की जरूरत क्या है? तो साम दाम दंड में बीजेपी से फिर लोग प्रतिनिधित्व जो धारा है उसकी क्या जरूरत है? पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन जब होगा ही नहीं, क्या है? आप विपक्ष वाले का पर्चा खारिज करा दीजिए, सब पे जीत लीजिए, 400 क्या 543 वोट जीत लेंगे आप। लेकिन सत्ता किसके लिए? क्या सिर्फ सत्ता के लिए? अटल बिहारी वाजपेयी अपने भाषण में कहा था कि सत्ता किस लिए चाहिए? सत्ता समाज में परिवर्तन लाने के लिए। एकदम। लेकिन आप तो सिर्फ सत्ता ही चाहते हैं, उसके लिए आप कुछ भी किसी भी हद तक चले जाए, साम दाम दंड भेद। लेकिन ये सत्ता, इस तरह तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। लेकिन उन्होंने तो अभी चंडीगढ़ का हमारे सामने उदाहरण है, और इसके बावजूद वही, मतलब आप जितने स्तंभ हैं लोकतंत्र के, सब भस्माते जा रहे हैं। कोई किसी की कोई जवाबदेही है ही नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट ना हो तो कहीं कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। इस पर हम लोग कल डिटेल बात करेंगे। आज के लिए नमस्कार, इतना ही। जय भारत, जय संकेत।